क्या क्या वो सवाल हैं इस वक्त जो खड़े हो रहे हैं? जी देखिए, सवालों पे आने से पहले एक क्लैरिफिकेशन दे दें, क्योंकि अभी साइप्रस में जो इजराइल के राजदूत हैं उनके अगवा होने की जो खबर है वो मिडिल ईस्ट के कई मीडिया हाउसेस की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब जो इजराइल के जो एम्बेसडर हैं साइप्रस में, उनकी तरफ से एक वीडियो बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये ताज़ा जानकारी है। अब अगर हम बात करें कि आगे क्या क्या हो सकता है, तो होने को जो है वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इजराइल की तरफ निगाह है कि वो कैसे हमला करता है और कब हमला करता है। हम अगर ग्राफिक्स के ज़रिए देखने की कोशिश करें तो जो आगे आने वाले समय में जो चीज़ें हो सकती हैं उसका एक अंदाज़ा जो है हमारे दर्शकों को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इजराइल जो है वो हमला करेगा, और जब हमला करेगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हमला होगा, और इस बात के पूरे संकेत जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ईरान ने भी इस बात की चेतावनी दी है कि अगर फिर से उसने एक शब्द यूज़ किया है कि अगर जो आपराधिक गतिविधि है इजराइल ने अगर वो जारी रखा तो फिर से ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया जाएगा। तो दोनों ही तरफ से जेस्चरिंग पोस्चरिंग जो है वो हो रही है, लेकिन एक्चुअल निगाह इस बात पे है कि क्या इजराइल कब हमला करता है और अमेरिका किस हद तक उसमें उसका साथ देता है सैन्य तरीके से। तो ये वो बड़े सवाल जो है यहाँ पर उमा खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से ये सिचुएशन जो है वो आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, सवाल जो हैं वो तमाम हैं कि आखिरकार जो इजराइल है वो हमला करेगा तो क्या ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला करेगा, क्योंकि इस बात को लेकर काफ़ी आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने किसी तरह का क्रूड जो है न्यूक्लियर बॉम्ब वो बनाया है, डर्टी बॉम्ब कोई उसने बनाया है जो कि वो इजराइल पर हमले के लिए कर सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अमेरिका जो है उसके पास बहुत ज़्यादा परमाणु ताकत है, तो ईरान की क्या हालत होगी ये एक सोचने की बात होगी। दूसरी अहम बात ये भी है कि ईरान जिस तरीके से मिसाइलों के ज़रिए हमले कर रहा है, तो कोशिश इस बात की भी होगी इजराइल की भी और अमेरिका की भी कि इजराइल की उस ईरान की उस सैन्य शक्ति को नष्ट किया जाए जिसके ज़रिए ये इतने बड़े हमले इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट्स जो है मिसाइल जो है दाग रहा है। क्यों हुआ है ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ईरान ने ये साफ तौर पर कहा है कि ईरान ने नसरल्ला और हानिये दोनों की मौत का जो बदला है वो लिया है, और ये बदला वो बार बार कह रहा था कि लेगा, और आखिर उसने ये जो मिसाइल दागे हैं उससे उनका कहना है कि उन्होंने इसी बात का बदला लिया। लोग इस पर बधाई भी दे रहे हैं, हमास ने भी बधाई दे दी है ईरान को कि आपने बहुत अच्छा किया बदला लेकर। लेकिन इजराइल का कितना नुकसान हुआ है? इजराइल का नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं है अगर इजराइल के मुताबिक देखें तो। लेकिन एक जो नैरेटिव है, जिस तरीके से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 3 लेयर का है, उसमें आयरन डोम है, उसके अलावा डेविड स्विंग है, उसके अलावा डेविड स्लिंग है, उसके अलावा जो एरो 2 और एरो 3 है जो कि लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकता है, उसके बावजूद जो है इजराइल की ज़मीन पर जाकर कुछ मिसाइलों का गिरना भी एक तरह से इजराइल के लिए उसी तरह की छवि का झटका है जैसे 7 अक्टूबर के हमले में इजराइल के भीतर जो है हमास के जो आतंकी हैं वो घुस गए थे। तो अब जो है इजराइल को यही बुरा लग रहा है सबसे ज़्यादा कि आखिरकार उसकी इतनी चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद जो है वो ईरान की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल्स दागी गई, और आगे और दागने की जो चेतावनी है, जो धमकी है, वो ईरान की तरफ से दी जा रही है। बिल्कुल, और सवाल ये उठ रहा है कि अब इजराइल जो है वो क्या करेगा। अंदेशा ये था कि रात की रात इजराइल जवाबी हमला करेगा, लेकिन इजराइल ने ये किया नहीं है। उसने कहा है कि वो बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन समय और जगह खुद चुनेगा। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब ये मुझे लगता है कि अब क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इजराइल जो है वो सिर्फ लेबनान पे हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह पे हमले कर रहा है या सिर्फ गाज़ा पे हमले कर रहा है, जो कि बिल्कुल उसके कंट्रोल की बात मानी जाती थी। अगर ईरान पे वो बड़ा हमला करता है तो इस युद्ध के फैलने का खतरा है, और ऐसे में अमेरिका से अभी तो उसको सैन्य मदद मिलती है, मदद के तौर पर कोई एक्टिव जो अमेरिका की जो भागीदारी है वो युद्ध में नहीं है। लेकिन ईरान पे हमले की सूरत में इजराइल को चाहिए होगा कि वो अमेरिका से पूरी तरह से मदद मिले, जो अमेरिका कह भी रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लग रहा है, और उन्होंने मौका और समय चुनने की बात करके थोड़ा सा अपने लिए वक्त जो है खरीदा है। ये फिलहाल ये सभी चीज़ें, ये सभी सवाल लगातार बने हुए हैं, और लग ये रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये एक और विश्व युद्ध है, क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं। लेकिन आशंका नहीं है, लेकिन पश्चिम एशिया में बड़ी जंग हो सकती है, इसके तो संभावना पूरी लग रही है। जी बिल्कुल, देखिए विश्व युद्ध के लिए बहुत सारी और चीज़ों की ज़रूरत होती है। अलाइनमेंट कौन किसके साथ कर रहा है, यहाँ अलाइनमेंट करते हुए कुछ देश नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर ईरान के साथ
कई देशों के खड़े होने की बात करें तो वो बयानों के तौर पे तो नज़र आ रहा है, लेकिन वो किसी सैन्य तरीके से ईरान के साथ कोई भी देश अभी तक तो खड़ा होता नज़र नहीं आया है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी अमेरिका है, सैन्य ताकत के साथ खड़ा है, यूके है साथ खड़ा, लेकिन वो सैन्य तरीके से इजराइल का उस तरह साथ देगा कि नहीं देगा। और ख़ासतौर पे जो साइप्रस का भी हम जिक्र कर रहे थे, साइप्रस में तो फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं उन्होंने क्योंकि ब्रिटेन का बहुत बड़ा एयर बेस है साइप्रस में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी हुए और इसलिए वहाँ पे जो स्थिति है काफ़ी ख़तरनाक भी नज़र आई। तो ऐसे में यूके की तरफ से सैन्य मदद तो मिलेगी नहीं जो इजराइल है उसको। ऐसे में वर्ल्ड वॉर की जो बात है थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन हाँ इस बात का पूरा खतरा है कि मध्य पूर्व में इतना ये भड़के कि कुछ और देशों को ना चाहते हुए इसमें शामिल होना पड़े। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ईरान के भी समर्थन में बयान बहुत आते हैं, लेकिन सैन्य तौर पर शायद ही कोई साथ दे। जब बैठकें होती हैं ईरान कहता है कि ऐसे साथ में आना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन वो होता असल में ज़मीन पर नहीं है, वो सिर्फ बयान आकर रह जाते हैं। क्योंकि इस पूरे इलाके में जो वेस्ट एशिया का इलाका है, यहाँ भी लोगों को ऐसा नहीं है कि वो एक एक्टिव युद्ध में जाना चाहते हैं। ना जॉर्डन जाना चाहता है, ना इजिप्ट जाना चाहता है, ना बाकी वहाँ पर जो देश हैं वो जाना चाहते हैं। तो सब जो है वो इसी प्रकार से कर रहे हैं ताकि ईरान खुद मैनेज कर ले। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक भावनात्मक मुद्दा, जो फ़िलिस्तीन का जो मुद्दा है एक भावनात्मक मुद्दा है और ईरान इस तरह के हमले के ज़रिए दिखाना चाहता है कि अभी भी फ़िलिस्तीन के कॉज को लेके वो सबसे बड़ा झंडा बरदार है और इस वजह से भी जो है उसने इस हमले को अंजाम दिया। और जहाँ तक इजराइल और ईरान में ताकतवर की बात है तो कादमनी ईरान की जो सेना है वो ज़्यादा बड़ी है, लेकिन फायर पावर जो है इजराइल के पास है। फायर पावर भी है और तकनीक भी है, ऐसे ऐसे इनोवेशंस करता है तो उसमें वो काफ़ी भारी पड़ता है। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ तक इजराइल की सेना का सवाल है, वहाँ पर अमेरिका की सेना का ताकत भी उसके पीछे खड़ा है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से जो आपने देखा कि इतने सारे मिसाइलों को रोका गया, उसके पीछे अमेरिकी जो युद्धपोत हैं इलाके में तैनात और जो अमेरिकी अड्डे हैं वहाँ से भी इंटरसेप्शन का काम किया गया। और ख़ासतौर पे जॉर्डन जैसा देश जो कि अमेरिका के एलाई है उसने भी इंटरसेप्ट किया, अप्रैल में भी किया और कल भी कुछ मिसाइल जो है जॉर्डन की सीमा में गिरे हैं। तो ऐसे देशों के बूते इजराइल की जो ताकत है कहीं ज़्यादा हो जाती है और पेनिट्रेट भी वो ज़्यादा मजबूती के साथ ईरान में जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। लेकिन भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बार बार एडवाइजरीज आ रहे हैं, जो वहाँ पर जो दूतावास हैं वो भारतीयों को आगाह कर रहे हैं कि वो सावधान रहें, बेवजह ट्रैवल ना करें। विदेश मंत्रालय ने भी एक एडवाइजरी दी है। जी बिल्कुल, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि किसी भी देश को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, गैर जरूरी यात्रा ना करें, ये ज़रूर कहा जा रहा है। सावधान रहें, हाई कमीशन या जो एम्बेसी है या जो मिशन है उसके टच में रहें, ये तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन भारतीयों को छोड़ने का ना तो इजराइल से कहा गया है, ना लेबनान से कहा गया है, ना ही ईरान से कहा गया है। इस बात को आपने भी नोटिस किया होगा। बिल्कुल, और इवैक्यूएशन वाला जो प्लेन भी जाता है वो भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आपको, हमको, अदिति, हम सबको जो परेशान कर रहा है वो ये है कि हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा उमा।